हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण इंस्टीट्यूट। आप सभी बच्चों का स्वागत है केडी सिंह नारायण इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग फिर से एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन का डीपीपी हम लोग करेंगे। और पहला डीपीपी में हम लोग 45 क्वेश्चन किए थे और इस डीपीपी में हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और हमको उम्मीद है कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको नीट में इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तो आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो फार्मूले यहाँ यूज होते हैं उसको आप प्रॉपर देखिएगा, साथ साथ क्वेश्चन करिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग नोट्स बनाइए, जहाँ पर आपको दिक्कत हुई उसको ज़रूर वहाँ पर मेंशन करिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है अ पार्टिकल कवर 50 मीटर डिस्टेंस when projected with initial speed on the same surface, it will cover a distance when projected with double the initial speed। अब क्वेश्चन में स्पीड को डबल कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है और हमको क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो इसका मतलब हमको रेंज निकालना है। क्वेश्चन में हमको रेंज निकालना है। रेंज का जो फार्मूला होता है R बराबर u² sin 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमको केवल ये देखना है कि जो वैल्यू है वहाँ पर रेंज की वैल्यू 50 मीटर दिया है और इनिशियल स्पीड हमने मान लिया u है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर स्पीड को डबल कर दें, इनिशियल स्पीड डबल कर दें, बाकी सारी चीज़ें सारी कंडीशन वही रखें, मतलब एंगल वही रखें, बस स्पीड डबल कर दें, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अगर स्पीड डबल करेंगे, अगर स्पीड को डबल करेंगे तो अब नया रेंज आ जाएगा R डैश और ये वैल्यू आ जाएगी 2u का स्क्वायर, डबल हो गया। यानी ये वैल्यू जो R डैश आएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर u² हो जाएगा। तो 4u² का मतलब हुआ रेंज की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेंज के। तो अगर स्पीड को डबल करेंगे तो रेंज 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 4 इंटू R रखेंगे। R की वैल्यू क्वेश्चन में 50 है, तो आंसर हो जाएगा 200 मीटर। तो राइट आंसर इसका 200 मीटर होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एंगल ऑफ 600। अच्छा, ये एंगल 600 नहीं होगा, ये 60 एंगल होगा। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। If the ball is thrown with the same initial speed at the angle of 30, it will fall on the ground at a distance of। तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में एंगल सेम हो, एंगल सेम का मतलब है दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो एंगल सेम हो और स्पीड चेंज करें, और एक होता है क्वेश्चन में अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि एक एंगल थीटा हो और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में रेंज की वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस की वैल्यू। ये हमारा एंगल जो है वो 60 डिग्री है। क्वेश्चन में पहला एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 30 है। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि हमारा जब भी कोई एंगल 30 या 60 और 30 का एंगल दिया हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी कि क्वेश्चन में 60 या 30 के एंगल वाले क्वेश्चन होंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे और उस पर रेंज का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। तो थीटा 90 माइनस थीटा का केस है तो रेंज का वैल्यू सेम होगा। रेंज का वैल्यू क्वेश्चन में 90 मीटर दिया है तो 30 डिग्री पे भी इसका वैल्यू 90 मीटर होगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से नीट में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो वो सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर मान लो टाइम का क्वेश्चन होता, T1 और T2 के बीच में पूछा जाता, तो ये हम लोग को मालूम है कि ये tan थीटा होता है। और अगर हमको क्वेश्चन में हाइट का रेशियो बताना होता है h1/h2, तो ये हमारा tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए
तो ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। थीटा एंड 90 माइनस थीटा का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी बात, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में PYQ में आपने करा होगा और यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है नीट में। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, व्हाट मस्ट बी मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल। तो हमको शेल की मजल वेलोसिटी निकालना है क्वेश्चन में, और रेंज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 16 किलोमीटर, और क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज दिया है। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला यानी थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, मैक्सिमम रेंज आता है 45 डिग्री पे। रेंज हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपको मालूम है, मैक्सिमम रेंज इक्वल टू होता है u²/g। क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर में वैल्यू, और किलोमीटर को 10 की पावर 3 रखेंगे तो ये मीटर हो गया। तो 16 × 10 की पावर 3 मीटर में वैल्यू रेंज की। इनिशियल स्पीड की वैल्यू यानी कि मजल स्पीड निकालना है, यानी u² निकालना है, u निकालना है, तो u² हो गया। g का वैल्यू अगर हम लोग 10 रख लेते हैं तो ये स्पीड की वैल्यू हमारी आ जाएगी u² बराबर 16 × 10 की पावर 4। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, √16 × 10 की पावर 4, तो ये वैल्यू 4, और 10 की पावर 4 का मतलब हुआ 400। तो ये आंसर हमारा 400 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। सेकंड इसका आंसर करेक्ट होगा, सेकंड आंसर करेक्ट होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A stone is just released from the window of train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following. अच्छा, किसी चलती हुई ट्रेन से अगर हम लोग किसी स्टोन को गिराएं, चलती हुई ट्रेन से अगर स्टोन को गिराएं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो ट्रेन की होगी, और जो स्टोन होगा अगर इसको गिराएंगे तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेन की मिलेगी। और ये जो है कैसा गिरेगा, तो ग्राउंड पे ये पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। तो अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे है तो उसको कैसा दिखेगा, पैराबोलिक पाथ दिखेगा। तो स्टोन विल हिट द ग्राउंड, तो ये ऐसा ही केस बनेगा, यानी कि पैराबोलिक पाथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन में हमें रेंज और मैक्सिमम स्क्वायर r/t² का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है पहले उस पर ध्यान देना है। रेंज अपॉन t², टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर करके लिखना है। टाइम ऑफ लाइट होता है हमारा 2u sin θ/g। अब क्वेश्चन में रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज है, तो फॉर r मैक्स थीटा क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी 45। थीटा क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो टाइम का वैल्यू क्या लिखोगे, अगर हम लोग थीटा 45 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगा थीटा इक्वल टू 45 पे 2u sin 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये वैल्यू हम लोग sin 45 का यहाँ रखेंगे, और अपान क्या लिखना है, g। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आई 2u sin 45 का वैल्यू 1/√2/g हो जाएगा, 1/√2, यहाँ पर √2 आ गया। ठीक है ना। अब स्क्वायर अगर हम लोग करें t का स्क्वायर, तो हमारे पास t² बराबर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कर, अच्छा रूट है तो ऊपर हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, u² हो जाएगा अपान g² हो जाएगा। ठीक है, 2/√2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे √2 को √2 लिख सकते हैं, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, u का स्क्वायर u², g का g² होगा। इसको अगर हम लोग लिखें तो ये वैल्यू हो गया 2, और u²/g, यहाँ पर देखो ध्यान से, रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो u²/g आता है। तो अगर हम लोग u²/g ऐसे लिखें,
यू स्क्वायर बाई जी, तो ये रेंज लिखेंगे यू स्क्वायर बाई जी, नीचे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। देखो यू स्क्वायर, यहाँ पर जी स्क्वायर है, जी इंटू जी लिखेंगे, तो यू स्क्वायर बाई जी की जगह रेंज आ गया और नीचे एक जी रह जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में आर बाई टी स्क्वायर लिखना है, तो आर बाई टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो आर बाई टी स्क्वायर यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, इसी जगह पर रख देते हैं आर बाई टी स्क्वायर को। देखो ध्यान से, आर ये है और टी स्क्वायर नीचे आ जाए, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा जी बाई टू, जी बाई टू, यानी कि ये वैल्यू लगभग 9.8 जी के वैल्यू और 2, तो 49 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 49, अच्छा यहाँ 10 कर देंगे, 49/10, तो राइट आंसर इसका होगा हमारा 49/10, यानी कि सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आर बाई टी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हैं, ये वैल्यू हमारा निकल के आता है जी बाई टू। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ constant horizontal velocity of 600 km per hour at elevation 6 km towards a point directly above the target on the earth's surface. At a appropriate time the pilot release a ball so that it strikes the target at that the ball will appear to be falling. अच्छा, जब हम लोग प्लेन से, एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो आपको मालूम है कि वो पैराबोलिक पाथ बनता है अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे है। अब क्वेश्चन में बताना है कि उसको पाथ जो होगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा। पहला है ऑन ए पैराबोलिक पाथ सीन बाय पायलट, तो पहले में ऑप्शन यहाँ पर पायलट द्वारा देखने को बताया गया। अच्छा, पायलट अगर देखेगा तब तो हमारा पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, उसको सीधा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता हुआ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। वर्टिकली अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अगर नीचे जो आदमी है वो उस बॉल को देखेगा तो वर्टिकली जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट पाथ नहीं दिखेगा, ये पायलट देखता है। अगर पायलट प्लेन के अंदर बैठा है और वो ऑब्जेक्ट गिराता है तो उसको जो ऑब्जेक्ट गिरता हुआ दिख रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में। पर्सन जो जमीन पे है उसको जो पाथ दिखाई पड़ता है वो पैराबोलिक दिखेगा। तो ऑन ए पैराबोलिक पाथ एज सीन बाई ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो होगा उसको पैराबोलिक दिखेगा। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ए बम इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब यहाँ पर बम को ड्रॉप किया जा रहा है एरोप्लेन से, और जो एरोप्लेन है कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। अब जब वहां से कुछ वो गिराएगा, बम को गिराएगा, तो बताना है कि वो कहां पर गिरेगा। फॉल्स टू अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। अच्छा, ये जो पहला होता ये तब होता जब यहां पर एयर रेजिस्टेंस, अगर इफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता तो पहला आंसर सही हो जाता। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसिडर, नॉट कंसीडर, अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो पहला आंसर हम लोग करेंगे और वो एरोप्लेन के जस्ट नीचे गिरेगा। ठीक, लेकिन हमको एयर रेजिस्टेंस लेना है तो क्या होगा, फॉल टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, फॉल टू अर्थ अहेड ऑफ द एरोप्लेन। देखो, जब भी हॉरिजॉन्टल में एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और जब वो बम को गिराएगा और एयर रेजिस्टेंस लोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा उसमें एयर रेजिस्टेंस लगेगा, उसके कारण जो पैकेट होगा वो थोड़ा पहले गिर जाएगा। फॉल टू अर्थ अहेड ऑफ द एरोप्लेन, फॉल टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, तो इसके पहले ही गिर जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर तब लगेगा जब क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। दूसरा कब लगेगा, दूसरा आंसर इस एयर रेजिस्टेंस वाले केस में होगा, एरोप्लेन से पीछे गिरेगा। फॉल्स टू अर्थ अहेड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के पहले, आगे कभी नहीं गिरेगा, एरोप्लेन के आगे कभी नहीं गिरेगा, तो ये वाला हटा दो। फ्लाइज विद द एरोप्लेन, फ्लाइज तभी होगा जब बम उसी के साथ साथ
बंधा हो, यानी बम अभी गिराया ना जाए तो बम साथ साथ एरोप्लेन के जाएगा। तो इसमें तीनों आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग। आपको एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो अब इसका आंसर पहला लगाएंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो वो जो प्लेन है उसके पहले गिर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस वाला केस पूछा गया है, सेकंड आंसर सही होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन प्रोजेक्ट ए क्वाइन अपवर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ ए यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ क्वाइन फॉर द मैन। मैन को कैसा दिखाई पड़ेगा? अब ये ग्राउंड पे नहीं बोला जा रहा है, जो ट्रेन के अंदर पर्सन है वो गेट पर एक बॉल को ऊपर फेंक रहा है और खुद देख रहा है, तो दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो पाथ कैसा दिखेगा? वर्टिकली स्ट्रेट लाइन। अगर कोई नीचे होगा, पर्सन ग्राउंड पे होगा तो उसको पैराबोलिक दिखता है ना, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि पर्सन को ही देखना है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 किलोमीटर at a height of 1960। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक प्लेन है, रफ बना लेते हैं फिगर प्लेन का, ये प्लेन मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल इसकी वेलोसिटी दे रखा है, इसको ux बोलेंगे। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 5/13 कर देते हैं, 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ गई एरोप्लेन की। एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर, तो ये ग्राउंड है, यहाँ से इस प्लेन की हाइट 1960 मीटर है। क्वेश्चन में ये हाइट दिया है। व्हेन इट इज वर्टिकली एट अ पॉइंट ऑफ ए, ये ए पॉइंट हो गया, और ऑन द ग्राउंड ए बम इज रिलीज फ्रॉम इट। यहाँ पर ए पॉइंट पर गिराया गया, यहाँ पर बम को रिलीज किया गया, तो ये पाथ जब यहाँ पर छोड़ोगे तो ये जाके बी पॉइंट पे कहीं गिरेगा, तो यहाँ पर जाके गिरा। क्वेश्चन में बताना है द डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये दूरी हमको रेंज कहलाती है। ए बी की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 600 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, 600 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट जो है वो हमारा 1960 मीटर है, और ग्राउंड पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक पॉइंट हमने ए मान लिया। जब ये बम यहाँ पर गिराया गया ए पॉइंट पे, यहाँ से जब प्लेन यहाँ पर था तो गिराया गया, तो ये बम जो है बी पॉइंट पे जाके गिरेगा। पूछा गया है रेंज का वैल्यू क्या होगा? डिस्टेंस ए बी निकालना है, मतलब रेंज बराबर हमको मालूम है ux इंटू टाइम। ux की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 600 इंटू 5/18, और टाइम की वैल्यू √2h/g से निकालते हैं। तो t टाइम अगर हमें क्वेश्चन में निकालना होता है तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, √2h/g से निकलेगा। h की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 1960 डिवाइडेड बाई g 9.8। ठीक है, 9.8 पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ाएंगे, ये 2 हो जाएगा, तो 200 इंटू 2 400 हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू 2 400, तो वैल्यू हमारा हो गया 6 से इससे काट देंगे 3 हो गया, तो 5/3 इंटू, और यहाँ पर देखो भाई एक जीरो बढ़ाएंगे, ये इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, तो 200 इंटू 4, यानी कि ये √400, ये वैल्यू लगभग 20 आ गया, और वैल्यू इंटू 5/3 हो गया, यहाँ पर 10 की पावर 2, इसको काट देते हैं, तो ये हमारा 2 0 2 है, 2 0, ठीक है, 200, तो ये हमारा बचेगा √400, तो 20 हो गया, ठीक है ना। ये पूरा जो वैल्यू आ गया वो 20 हो गया, और यहाँ पर 2 0 और है, तो 2 0 और बढ़ा दिया, यहाँ का 2 0, तो 5/2 ये हो गया 10/3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है, तो 10/3 किलोमीटर आएगा, तो 10/3 मतलब 3.3 किलोमीटर, तो 3.3 किलोमीटर राइट आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको टाइम निकाल लेना है, टाइम यहीं से निकल जाएगा,
और रेंज का फार्मूला ux इंटू टी लगा देना है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A bullet is to be fired with a speed of 2000 meter per second to hit a target of 200 meter away on a level ground. The gun should be aimed. तो बुलेट को फायर करना है और टारगेट जो है 200 मीटर दूर पे है और लेवल ग्राउंड है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक गन को यहाँ पर हम लोग रखें और जो गन है यहाँ से फायर करना है। चलो ऐसे बना लेते हैं कुछ, ये हमारा गन है, ठीक है ना। यहाँ से फायर करना है और ये दूरी दे रखा है क्वेश्चन में 200 मीटर की दूरी पे, ये हमारा टारगेट है। तो इसको किस एंगल पे यहाँ से डायरेक्ट, अगर हम लोग देखो जब भी क्वेश्चन में बोला गया है 2000 मीटर पर सेकेंड से इसकी स्पीड है जब टारगेट कैसा हो, लेवल ग्राउंड पे हो। तो लेवल ग्राउंड पे पहले क्या निकाल लेंगे, टाइम। तो इसका जो टाइम लगेगा लेवल ग्राउंड पे टारगेट को हिट करने में, समय बराबर दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में है 200 मीटर, स्पीड का वैल्यू है 2000 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारा हो गया 0.1 सेकेंड, ठीक। द गन शुड बी एम, अगर हम लोग किसी टारगेट को हिट करना है तो हम लोग गन को थोड़ा सा टारगेट से मान लेते हैं, जैसे ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। तो अगर हम लोग इसको हिट करें तो जो गन का जो हमारा वो होना चाहिए, एम करेंगे वो थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, इसको हम लोग करेंगे जिससे कि ये घूम कर ये इस पे जाके हिट करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा ऊपर लगाएंगे, कितना ऊपर लगाना होता है, तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये आता है हमारा हाइट। इतने ऊपर हमको टारगेट के ऊपर हिट करना पड़ता है। अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ जी की वैल्यू 10 रखते हैं, टी स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1 रखते हैं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 से ये हट गया, 10 से 1 हो गया, तो 0.1/2 यानी कि ये वैल्यू हो गया पॉइंट, यहाँ पर है ना, तो इसको 20 लिखते हैं तो 0.05, और ये वैल्यू किस में आएगा, मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो 5 सेंटीमीटर अब ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, तो जो गन को हम लोग यहाँ पर एम करेंगे टारगेट पर, जब भी किसी टारगेट को हिट करना है तो गन का जो एंगल होगा वो थोड़ा ऊपर रखेंगे और जो यहाँ पर टारगेट से थोड़ा ऊपर रखेंगे। कितना ऊपर रखेंगे, तो ये वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आया, तो ऊपर रखना होगा। तो 5 सेंटीमीटर एबव द टारगेट, ये इसका राइट आंसर होगा, सी, ठीक है। तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल पे टाइम चेक कर लें कितना समय लगता है। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे हिट करते तो ये टाइम 0.1 सेकेंड आएगा, लेकिन हिट करने के लिए हमको एम जो रखना होगा टारगेट से थोड़ा ऊपर रखते हैं। कितना ऊपर रखते हैं, तो ये जो टाइम आया h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर रख के वहाँ पर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, ये मान लेते हैं कि टावर है और यहाँ पर कोई एक बॉल है, इस बॉल को यहाँ पर फेंकना है टॉप ऑफ टावर ऑफ 5 मीटर, ये 5 मीटर की हाइट है। इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये ग्राउंड यहाँ से आके यहाँ पे गिरा। कितनी मीटर दूर गया, तो 10 मीटर दूर जाके गिरा। द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। यूएक्स निकालना है। अब बस बिल्कुल आसान हो गया, यूएक्स निकालना है। रेंज दिया है तो रेंज बराबर होता है ux इंटू टी। ux की वैल्यू क्वेश्चन में निकालना, रेंज हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10, ux ऐसे रहने दो, t की वैल्यू √2h/g, h का वैल्यू फिर से देख लो भाई, टाइम हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर 2h/g से निकालेंगे, तो ये 2h का वैल्यू 5, g का वैल्यू
10 रखेंगे तो 10 से 10 कट गया, ux की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12 में बोला जा रहा है 12 में बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा हैज अ रेंज r। ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, रेंज r है, थीटा एंगल पे रेंज r है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने u मान लिया। इफ द इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दें, सेम एंगल हो तो रेंज क्या होगा? तो रेंज और अगर एंगल सेम हो तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर होगा। रेंज का वैल्यू बताना है, अगर स्पीड को क्या कर दें 2u कर दें, डबल कर दें, तो रेंज का वैल्यू क्या होगा? ये 2u का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रेंज जो होगा 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेंज के, 4 गुना हो जाएगा, 4u स्क्वायर आएगा। तो u स्क्वायर की जगह r रखेंगे तो 4 इंटू r आ जाएगा, तो यानी कि जो वैल्यू आएगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो, केवल इनिशियल स्पीड की वैल्यू डबल कर देंगे तो रेंज का वैल्यू 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए स्टोन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u at angle theta with the horizontal reaches maximum height h1 when it is projected velocity u at angle pi by 2 minus theta with the horizontal maximum height h2, relation between range and h1 and h2। तो ये आपको मालूम है थीटा और 90 माइनस थीटा ये केस है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो आपको मालूम है अगर ऐसा केस हो तो रेंज का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। हाइट का वैल्यू h1 और h2 अगर दिया हो और टाइम का वैल्यू t1 और t2 दिया हो तो कुछ रिजल्ट याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो अभी हमने बताया था कि हाइट जो होता है वो h1 बाई h2 जो होता है, हाइट का जो रेशियो आता है वो tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। इसी तरह हम लोग टाइम का भी निकालेंगे तो t1 बाई t2 का वैल्यू tan थीटा होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। हमें क्वेश्चन में रेंज और हाइट में निकालना है, तो ये भी फार्मूला याद रखना भाई, जो h1 इंटू h2 होता है, h1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई 2g, और h2 का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे अपान 2g करेंगे। ठीक है ना। तो रेशियो इनटू करना है हमको, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा h1 इंटू h2। ये वैल्यू हमारे पास जो आता है वो r स्क्वायर बाई 16 होता है, r स्क्वायर बाई 16। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना। इसी तरह t1 इंटू t2 ये भी हम लोग को याद रखना है, ये वैल्यू होता है 2r बाई g होता है। तो ये रिजल्ट हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। तो ये सब रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम तभी आप निकाल पाएंगे जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो, जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और कुछ उसके शॉर्ट ट्रिक आपको पहले से मालूम हो। नहीं तो आप इसको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, इसका मतलब एग्जाम में पेपर आपका कंफर्म है छूटेगा। पेपर नहीं छूटना है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के समय ही याद रखना है। ठीक है ना। तो ये सब बातों को आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आप इसको अच्छे से लिखिए और बार बार इसको रिवाइज करिए। क्वेश्चन जब भी निकले या क्वेश्चन कहीं पर भी ऐसा मिले, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिल्कुल कम समय में जल्दी सॉल्व होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग r की वैल्यू देखें तो r बराबर √16 h1 h2, √16 को 4 लेंगे h1 h2, यानी कि पहला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग पैराबोलिक पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में बताना है पैराबोलिक पाथ में क्या कांस्टेंट होता है। पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको देखना चाहिए स्पीड, है ना, और जो पैराबोलिक पाथ में जो स्पीड होती है वो आधे पार्ट में, यानी कि मैक्सिमम हाइट से पहले उसकी स्पीड कम होती है और आधे पार्ट में यानी कि मैक्सिमम हाइट के बाद जो है उसकी स्पीड बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर
कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो पहला आंसर गलत हो गया। स्पीड ऑफ द बल, तो स्पीड अभी बता दिया कि घटती बढ़ती रहती है, तो पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, तो ये भी गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगातार क्या होगा, चेंज होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, तो ux या यहाँ पर देखो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो आंसर सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ए बॉडी इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट रेज बाय द बॉडी। तो एक बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, मान लेते हैं यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, और जो मैक्सिमम हाइट है वो h है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पे हो, यानी कि ये वाली हाइट h/2 पे, तो इस पॉइंट पे उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन में हाइट निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया और ये इसका हाफ ऑफ द हाइट है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के लिए मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी का स्पीड यहाँ पर v0 है, इनिशियल स्पीड हम लोग 10 लेंगे, ये वाला v² बराबर u² माइनस 2gh, ये फार्मूला लगाएंगे। फाइनल स्पीड क्या रखेंगे, 0। इनिशियल स्पीड यहाँ से देखो, इस वाली जगह से लेंगे, तो इनिशियल स्पीड अब हमारा यहाँ पर 10 है और फाइनल 0 है, तो इस वाली वैल्यू को 10 रखेंगे। तो u की वैल्यू यहाँ पर 10 का स्क्वायर रखेंगे, 2g, और h यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h/2, तो h/2 यहाँ पर रखेंगे। 2 से 2 कट गया, तो h बराबर हमारा आ गया ये 100, 10 का स्क्वायर 100 बाई g, और g मतलब 10, तो 10 से 10 कट गया, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर हमें क्वेश्चन में हाइट निकालना है, तो 10 मीटर इसका राइट आंसर होगा। 10 मीटर आंसर इसका सेकंड लगेगा, सेकंड इसका राइट आंसर होगा 10 मीटर। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम प्लेनेट सरफेस। तो दो सरफेस से हम लोग यहाँ पर फेंक रहे हैं। तो एक मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, और एक ये हमने मान लिया ये प्लेनेट है। दोनों को सेम ऊपर की वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है, तो यहाँ पर इसको ऊपर फेंक रहे हैं विद इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको फेंका जा रहा है, और इनिशियल स्पीड है इसका 3 मीटर पर सेकेंड। बोथ फॉलो द सेम पाथ, दोनों सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक मान लेते हैं दोनों का ये पाथ हो गया। तो दोनों के लिए हाइट अगर हम लोग सेम मान लें, तो क्वेश्चन में ग्रेविटी, प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू बताना है, तो जी प्लेनेट पे क्या होगा। तो यहाँ से देखो दोनों के लिए एच अगर हम लोग सेम माने, सेम पाथ यहाँ पर बोला है, सेम हाइट होना चाहिए। तो अगर सेम हाइट तक जाएं, तो अगर इसको दोनों के लिए एच माने, तो क्वेश्चन में ये हाइट निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन लगाएंगे v² बराबर u² माइनस 2gh, तो h बराबर आ जाएगा u² बाई 2g। ठीक है ना। तो अगर हम लोग हाइट देखें कहाँ पे, हाइट का वैल्यू सेम हो गया, तो अगर हाइट का वैल्यू सेम पाथ यहाँ लिखा है, सेम हाइट होना चाहिए था, तो सेम हाइट या सेम पाथ अगर बोला है कोई बात नहीं, यही नोट करना पड़ेगा। तो अर्थ के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो ये g अर्थ का हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग प्लेनेट के लिए लिखेंगे तो ये u प्लेनेट का स्क्वायर और 2g प्लेनेट का लिखेंगे। दोनों हाइट सेम लिखें क्योंकि सेम पाथ बोला है, सेम हाइट माने। तो यहाँ पर हमें रिलेशन मालूम हो गया कि जो g है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो GP/GE अगर लिखें GP/GE, तो ये लिखेंगे UP/UE का स्क्वायर। ठीक,
हमें जी लिखना है यू पी, पी पे अर्थ पे कितना है, प्लेनेट पे कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और अर्थ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो जी प्लेनेट पे निकालेंगे इंटू जी अर्थ यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो गया 90/25, लगभग 4 के आसपास आएगा। तो 4 से थोड़ा कम आएगा, यानी 3.5 आएगा। सॉल्व कर लें, जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे तो ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो अगर 9.8 रखें, जी का वैल्यू कितना रख दें 9.8, तो ये लगभग में वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 3.5 आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The height y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain, यहाँ पर दे रखा y की इक्वेशन दे रखा y इक्वल टू 8t, y इक्वल टू हमें दिया है 8t माइनस 5t स्क्वायर। क्वेश्चन में x की इक्वेशन दिया है 6t। क्वेश्चन में बताना है वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, किस स्पीड या वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, यानी इनिशियल ये वैल्यू निकालना है u की, प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टेड स्पीड। तो हमें y डायरेक्शन में दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dt, तो जो वेलोसिटी आएगा वो हमारा y डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगा। डिफरेंशिएट करें तो 8t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पर 10t हो जाएगा। इसी तरह इधर डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, y ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी vx कहेंगे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60 का डिफरेंशिएशन हमारा 6 बचेगा। तो ux और uy का वैल्यू आ गया, vx की वैल्यू है 6, by का वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 60, ठीक है। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टेड स्पीड निकालने के लिए t का वैल्यू 0 करेंगे, तो ux जो bx है वो ux हो जाएगा, वो तो 6 से ही रहेगा, लेकिन जो vy होगा ये uy हो जाएगा, और जहाँ t है वो 0 करेंगे तो ये वैल्यू 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो u आएगा उसका वैल्यू होगा अंडर ux और uy, ये दोनों कैसे होते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे तो u की वैल्यू ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर रखेंगे, और ये वैल्यू ux मतलब 36 8 यानी 64, तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी प्रोजेक्टेड स्पीड होगा, आंसर सी सही होगा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन जिसमें x और y का इक्वेशन दिया हो तो आपको इसको डिफरेंशिएट करके उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, और t इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी। एक वेलोसिटी x में आएगी, एक y में आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्शन का होगा वो अंडर रूट ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड। क्वेश्चन में सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया ए और बी को, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज 3:1। तो हाइट h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। तो अगर रेशियो लिखें h1/h2 का तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहले का एंगल थीटा तो दूसरे का एंगल θ2, स्क्वायर करेंगे ये कट गया, यहाँ पर रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू कट गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ पर देखो h1 और h2 का जो रेशियो है वो 3:1 है, क्वेश्चन में 3:1। अब स्पीड a को डबल कर दिया, ये वाला a है ये वाला b है, तो स्पीड ऑफ a इज डबल, स्पीड a को डबल करना है। अब यहाँ पर देखो जरा क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है, और 3:1 का रेशियो आने के लिए ये रेशियो कब आएगा जब θ1 की वैल्यू 60 रखेंगे और θ2 की वैल्यू 30 रखेंगे, तो हमारा जो हाइट का रेशियो आएगा h1/h2 वो क्या आ जाएगा 3:1 का आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है वो θ1 60 होना चाहिए, θ2 30 होना चाहिए, तभी हाइट का रेशियो 3:1 आएगा। चाहे तो चेक कर लो, साइन 30 यहाँ पर रखेंगे, साइन 60 √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4, यहाँ पर
साइन 30 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, तो यहाँ पर आया 3/4, यहाँ 1/4, 4 कट गया, 3:1 का रेशियो आएगा। ठीक है ना। थीटा मालूम हो गया। आप क्वेश्चन में रेंज निकालना है, और रेंज तब निकालना है जब एक की स्पीड डबल कर दिया। तो रेंज का वैल्यू स्पीड पे कैसे लिखेंगे, फार्मूला आपको मालूम ही है, R1 या RA अपान RB UA का स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 थीटा की वैल्यू 60 अपान UB का स्क्वायर साइन 2 थीटा, और थीटा 2 की वैल्यू 32 करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी। UA को बोला गया है डबल कर दिया, तो स्पीड अगर हम लोग डबल करेंगे तो ये 4U स्क्वायर हो जाएगा, नीचे U स्क्वायर रहेगा। साइन 120 साइन 120 अपान साइन 60, दोनों की वैल्यू सेम होता है। साइन 120 और साइन 60 √3/2 होता है, दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल, 4:1 का रेशियो आएगा, 4:1। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हाइट का रेशियो दिया है, इससे हम लोग अपना एंगल निकाल लेंगे, और जो एंगल आएगा θ1 या θA के लिए जो एंगल आएगा वो 60, और θ2 जो मतलब B के है उसका एंगल आ जाएगा 30। तो यहाँ पर रेंज का इक्वेशन बना के वैल्यू पुट कर देना है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल T1 एंड द टाइम ऑफ रीच द मैक्सिमम हाइट। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करें तो हमको मालूम है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो टोटल टाइम ऑफ होता है। तो टोटल टाइम जो लिखते हैं वो 2U sin θ/g होता है। ठीक है, ये जो टोटल टाइम होता है जाने का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे लौटने का समय होता है। तो मैक्सिमम जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतना ही समय उसको नीचे लौटने में लगता है। यानी कैपिटल टू T जो होता है, T 2 टाइम्स होता है T अप के, 2 गुना होता है। ठीक, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, अगर यहाँ से यहाँ तक स्मॉल t और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल t, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय Tm है, तो मैक्सिमम से लौटने का भी समय Tm होगा। दोनों समय को जोड़ेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन है ए क्रिकेटर हिट ए बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्रिकेटर जो है वो बॉल को हिट कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं हिट किया, और क्रिकेट यहाँ पर जो एक पर्सन है और उसके एट 60 डिग्री, यहाँ पर क्वेश्चन में जो हिट किया है 60 डिग्री यहाँ पर उसका एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर ए फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। तो यहाँ पर अगर एक पर्सन बैट लेके खड़ा है, तो यहाँ पर एक पर्सन है और इसके ऊपर से जा रहा है, तो पर्सन से कितनी, ये पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में 50 मीटर, 50 मीटर दूरी पे ये पर्सन खड़ा है। ठीक है ना, इसके ऊपर से बॉल जा रही है, इसके ऊपर से ये बॉल जा रही है, यहाँ से बॉल गई। तो क्वेश्चन में बताना है कि ये कितनी दूरी तय करेगा। हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। तो ये हाइट बतानी है, फील्डर से कितने ऊपर गया, तो ये हाइट हमने मान लिया y की वैल्यू हमको निकालना है। क्वेश्चन में जो फील्डर है उसके ऊपर से बॉल जाएगी तो कितने ऊपर से जाएगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ते हैं, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमको ये हाइट आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में x की वैल्यू 50, tan 60 की वैल्यू √3, g की वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 50 का स्क्वायर इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अगर हम लोग इधर देखें तो ux की वैल्यू आ जाएगी 25 cos 60। cos 60 का वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 25/2
यहाँ पर u cos स्क्वायर थीटा लिखना है, इसकी वैल्यू स्क्वायर करके लिखेंगे तो 25/2 स्क्वायर है तो 25/2। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ux। यहाँ से वैल्यू देखो तो 25 × 50, 25 × 50 ये हो गया, कट गया, और ये 2 से ये वाला 2 कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 50√3 माइनस, और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 8 × 10 80। 50 × √3 का वैल्यू अगर हम लोग 1.7 रखेंगे तो लगभग ये वैल्यू 88.2 आएगा, और माइनस 80 करेंगे तो 8.2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन यहाँ पर आप लगा देंगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो क्वेश्चन है वो किस फार्मूले पे बेस्ड है। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तभी ये सारी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार आप जरूर लगा के जाना, कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं या कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर लगा लेना, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्कुल क्लियर हो। और उम्मीद है कि आप ये 2 पूरी सीट लगा लें। ये जो डीपीपी हमने पहली कराई और इसके बाद आज करा रहे हैं, आप ये 2 लगा लेंगे तो आप देखिएगा कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम सारे सवाल निकाल सकते हैं, कहीं के भी क्वेश्चन हो। A bullet is a fire with velocity of u making angle of 600 with the horizontal plane. The horizontal component of velocity of the bullet when reaches the maximum height. तो maximum height पे जो velocity होता है, ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया है। तो maximum height पे जो velocity होता है वो u cos 60 रखेंगे। u की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो velocity होगा u/2। आंसर इसका 4th सही होगा, 4th ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गैलीलियो राइट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल 45 + थीटा एंड 45 - थीटा। तो यहाँ पर जो गैलीलियो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि 45 + थीटा और 45 - थीटा होता है, उसमें रेंज जो होता है, रेंज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो 45 + थीटा या 45 - थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस हो गया, या 90 या थीटा और 90 - थीटा, दोनों केस में जो रेंज होता है वो इक्वल होता है, रेंज का वैल्यू सेम होता है, रेशियो 1:1 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, रेशियो में 1:1 होगा। तो क्वेश्चन चाहे 40 + थीटा, 45 - थीटा या थीटा 90 - थीटा का केस हो, रेंज का रेशियो सेम होगा, 1:1 होगा। फॉर ए ऑब्जेक्ट थ्रो एट 45 डिग्री, ये हमारा भाई एंगल 45 डिग्री है, टू हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज आर रिलेटेड। तो क्वेश्चन में 45 थीटा अगर 45 है, आप सभी को मालूम है रेंज का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम जो रेंज आता है वो u² होता है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम रेंज u² होता है, तो इस मैक्सिमम जब 45 से हम लोग फेंकते हैं तो मैक्सिमम जो हाइट आता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो अगर u है और ये एंगल 45 है, तो ये जो हमारा हाइट होता है ये वाला h, मैक्सिमम हाइट वाला, तो रेंज अगर हमारा यहाँ पर r है, रेंज हमारा r है, तो जो h है वो हमारा r/4 होता है। 45 पे जो हाइट होता है वो r/4 होता है, तो h बराबर r/4, तो r बराबर क्या लिखोगे, 4h। r बराबर क्या होता है, 4h। तो आंसर इसका C होगा, आंसर इसका C लगेगा। तो 45 एंगल से अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, रेंज का वैल्यू r है, तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो वैल्यू लिखेंगे r/4। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन में रेंज जो है 4 टाइम मैक्सिमम हाइट है। अच्छा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें रेंज और हाइट में कोई रिलेशन है, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है यानी tan थीटा की वैल्यू हम लोग 4h/r से लिखते हैं। तो 4h, r की जगह 4h, 4h/4h यानी 1, तो थीटा का वैल्यू 45 हो गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, आंसर आएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 25। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट एंगल ऑफ 45
टू द हॉरिजेंटल एट हाईएस्ट पॉइंट। आपको मालूम है कि किसी बॉल को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होता है वो u cos थीटा के ही बराबर होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है वो अगर यहाँ पर k नॉट लिखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका वैल्यू k नॉट cos स्क्वायर थीटा होता है। तो k नॉट की जगह पर इन्होंने क्वेश्चन में e दिया है और cos स्क्वायर 45 रखेंगे। 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये वैल्यू हमारा e बाई स्क्वायर करेंगे तो e/2 होगा, आधा हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला 26। ए पार्टिकल of mass m is projected with velocity v making angle of 45 with the horizontal. The magnitude of angular momentum about the point of projection when the particle is at maximum height. तो angular momentum होता है m v r, r की जगह h लिखेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है उसकी वैल्यू b cos 45 लिखेंगे। h का वैल्यू लिखेंगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g। ठीक है ना, तो वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, हम ऐसे रहने दें। v और v स्क्वायर मिलके v क्यूब हो गया, cos 45 1/√2 और 1/√2 हो गया, 2g नीचे है, ये 2g को आगे लिख लिया, और साइन स्क्वायर 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया। आंसर आएगा mb³ अपान 2 × 2 4√2g। तो mb³ 4√2, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए 4√2 × g, ये आंसर सही होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन है, ये आंसर इसका राइट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27। एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो एक्सेलेरेशन होता है उसका अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये फिगर में कुछ हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो g नीचे की ओर लगता है। तो g की वैल्यू किसके बराबर होगा, g ही रहेगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू g के बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन बॉडी इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, विद हॉरिजॉन्टल प्लेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय इट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैक्सिमम हमको बताना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब रेंज पूछा है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो केवल फार्मूला ही पूछ लिया। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हमारा आंसर सी होगा। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। A body start from rest with origin with an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड along the x axis। x axis पे एक्सेलेरेशन दे रखा है क्वेश्चन में, एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में है 6 और y डायरेक्शन में along the y 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन 8 मीटर पर सेकेंड y में और x पे 6 है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे x डायरेक्शन में, x बराबर इस डायरेक्शन में लिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0, तो हाफ a t स्क्वायर और a x लिखेंगे। तो हाफ आ गया, a x की जगह पर हमारा वैल्यू 6 टाइम 4 के लिए लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 8 यानी 36 आ गया, नहीं 48 आ गया, ये वैल्यू 48 आ गया। तो x डायरेक्शन में कितना मीटर चला 48। अच्छा, चूंकि y डायरेक्शन में भी एक्सेलेरेशन है तो y डायरेक्शन में भी चलेगा। y डायरेक्शन में कितना चलेगा, तो y बराबर ut माइनस ut एक्सीलरेटेड मोशन है, हाफ प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ y डायरेक्शन में 8 टाइम का वैल्यू 4 स्क्वायर करेंगे 16, 2 से ये 8 64 आ गया। तो हमारे पास x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में डिस्टेंस है, x डायरेक्शन और ये वाला y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में 48i लिख सकते हैं और इस डायरेक्शन में 64j लिख सकते हैं। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा
कुछ डिस्टेंस जो वैल्यू आएगा d बराबर अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर करेंगे। 48 का स्क्वायर प्लस, तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 80 आ जाएगा। यानी ये जब वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6400 अंडर रूट 6400 आएगा, और 64 होता है 8, और ये यानी कि आंसर जो आएगा वो 80 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर है 30। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, विद द हॉरिजॉन्टल चेंज इन मोमेंटम। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज जो आता है वो 2mv sin थीटा के बराबर आता है भाई। तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। 2m का वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 और v का वैल्यू 98 sin थीटा sin 30 1/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, पॉइंट लगाएंगे, लगभग 49 के करीब आएगा, 49 न्यूटन इंटू सेकेंड ऑप्शन। हमें मालूम है कि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ग्राउंड से ग्राउंड देखें तो चेंज इन मोमेंटम का जो वैल्यू आता है वो केवल वाई डायरेक्शन में आएगा। तो ये अगर यू वाई है और तो ये माइनस का यू वाई होगा। चेंज इन मोमेंटम जो वाई डायरेक्शन में आता है माइनस का 2m u y के बराबर होता है ना। तो ये आंसर आता है, और 2m y को क्या लिखते हैं, u sin थीटा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 31। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स का यहाँ पर वैल्यू दिया है 3t स्क्वायर माइनस 60 मीटर और y का वैल्यू दिया है। तो दो इक्वेशन दे रखा है भाई। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन में अभी आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर जो x की इक्वेशन है x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 60, तो x की इक्वेशन है 3t स्क्वायर माइनस 60, और जो y की इक्वेशन है t स्क्वायर माइनस 2t है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx बाई dt हो जाएगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगा 3, आगे 2 है, आगे पावर में 2 है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6t माइनस 6। y डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट करें dy बाई dt, तो ये हमारी y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये वैल्यू 2t माइनस 2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मूविंग पार्टिकल, एक्सेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0। एक्सेशन निकालने के लिए हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर एक्सेशन आएगा ax, 6t माइनस 6 का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 60 का 6 और ये वैल्यू 0। इसी तरह ay करेंगे 2t माइनस 2 का, तो 2t का हमारा 2, तो यानी कि x में एक्सेशन 6 आएगा, y में एक्सेशन 2 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सेशन 0, t इक्वल टू पे 0 नहीं आएगा, तो पहला आंसर गलत हो गया। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t बराबर 0, t बराबर 0 रखते हैं, तो अगर t बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो माइनस 6 आएगा, यहाँ रखेंगे माइनस 2 आएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं होगी। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t बराबर 1, अगर इस इक्वेशन में t इक्वल टू 1 रख दें, 1 रखेंगे तो 6 माइनस 6 यानी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 2 माइनस 2 मतलब 0 आएगा। तो आंसर, इसका आंसर सी होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ए गन इज एम एट ए टारगेट इन ए लाइन ऑफ इट्स बैरल, द टारगेट इज रिलीज एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी एट द सेम टाइम। तो एक गन को टारगेट पे एम किया गया, मान लेते हैं ये हमारा गन है, इसको हम लोग यहाँ पर, ये टारगेट है, इस पर हम लोगों ने टारगेट पे हम लोगों ने इसको एम किया। तो टारगेट पे एम करेंगे तो आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये हमारा टारगेट है, तो टारगेट पे एम किया और इस पर जैसे ही हमने इसको टारगेट किया उसी समय जैसे ये फायर हुआ वैसे ये नीचे गिरने लगा। तो ये बताना है कि क्या ये हिट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे ये यहाँ से हिट करा वैसे ये यहाँ से छूट गया, उसी समय ये छूटा। टारगेट इज रिलीज एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी। तो अगर ये करेंगे तो ये मान लेते हैं इतनी दूर आया,
तो ये जो है टारगेट यहीं पर जाके हिट करेगा, ठीक है ना। तो सेम समय पे अगर छोड़ोगे तो ये यहाँ पर जाके हिट कर जाएगा, तो हिट द टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर यहीं पर रहता और इसी को टारगेट करके अगर हम लोग फायर करते तो ये जो हमारा गन यानी यहाँ पर बुलेट आएगा वो टारगेट को मिस कर देगा। बात समझ आ रहा है। तो अगर टारगेट को देखकर अगर हिट करोगे और टारगेट अपनी ही जगह पे हो तब तो टारगेट मिस हो जाएगा, मतलब हिट जो है मिस हो जाएगा। और जैसे ये छूटेगा वैसे ही यहाँ से चला तो जाके हिट कर जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं 33। ए गन इज एम एट ए टारगेट इन ए लाइन ऑफ इट्स बैरल। तो ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में हिट द टारगेट, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो 33 वही आंसर होगा। 34 करते हैं। Two bodies are projected with the same velocity. If one is projected at angle 30 and other is the 60. Ratio of maximum height. तो 30 और 60 का क्वेश्चन है। 30 डिग्री 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको मालूम है अगर रेंज R1 हो और रेंज R2 हो तो रेंज का रेशियो R1/R2 1 आता है। टाइम का रेशियो T1/T2 tan स्क्वायर थीटा tan थीटा आएगा यानी tan 30 आएगा। तो वैल्यू tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, तो रेशियो आ जाएगा 1/√3। क्वेश्चन में हाइट का रेशियो पूछा है तो h1/h2 जो होता है वो हमारा tan स्क्वायर थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो आंसर होगा सेकेंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। If the range of a gun which fires itself with muzzle speed v is r, then the angle of elevation of the gun. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन बताना है क्वेश्चन में, तो यानी थीटा निकालना है क्वेश्चन में। एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं ये हमारा गन है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। रेंज का वैल्यू दे रखा है, तो रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर, यहाँ पर यू नहीं है वी दिया है, तो क्वेश्चन में वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। रेंज का फार्मूला हो गया। तो क्वेश्चन में रेंज क्या है, हाँ रेंज का वैल्यू देखो भाई, अब यहाँ से साइन 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा बराबर हो गया आर इंटू जी अपान वी स्क्वायर। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर हो गया 1/2 साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर होगा 1/2 साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दे रखा है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, मैक्सिमम हाइट अटेन बाई 8। तो h बराबर, ये पहले भी बता चुके हैं, h बराबर 1/8 g टी स्क्वायर होता है। 1/8 g की वैल्यू 10 करेंगे, टाइम की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू लगभग 1000/8 यानी 125 मीटर आ जाएगा। 125 मीटर, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा यहीं तक था, तो 36 क्वेश्चन नंबर तक है यहाँ पर। तो ये था हम लोग का DPP जो आपको मिली है क्लास में, DPP 3, और उसके प्रोजेक्टाइल मोशन के यानी कि 1 to 80 क्वेश्चन। 1 to 45 हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें था, और 45 के बाद यानी 46 to 80 वो हमारा यहाँ पर आज वाले लेक्चर यानी कि सेकेंड DPP में हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने भी DPP नहीं किया है तो एक बार करके देखें। जो भी प्रॉब्लम है वो इस अपने क्लास वाले लेक्चर में यहाँ पर जो चल रहा है उसमें आप देखें, और वहाँ पर उसको नोट्स के फॉर्म में बनाएं। कई फार्मूले आपको बहुत ही आसान, सिंपल और शॉर्टकट लग रहे होंगे, तो उनका अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो उसका भी नोट्स में बना लेना, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जितने भी हम लोग के चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं, यानी हम लोगों ने अभी तक मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर यानी सेंटर ऑफ मास तक पहुंच गए, और 11 सेकेंड में हम लोगों ने हीट ख़त्म कर लिया है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ये चल रहा है। सॉलिड हो गया, लिक्विड का भी लगभग हो रहा है।
तो यहाँ तक के क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पे कराते रहेंगे और हर कोशिश करेंगे हर 1-2 दिन में एक क्लास का आपका या डीपीपी का कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और इसका सभी लोग बेनिफिट उठाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अच्छे से पढ़िए।